देखिए, बीजेपी 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है या नहीं रहती है, लेकिन हमने नहीं देखा, क्योंकि मैं दिल्ली में बीजेपी का ऑफिस भी कवर करते हैं, लखनऊ में यूपी का ऑफिस भी उनका है। मसला ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं और जो मीडिया है, सुबह शाम जब ये नैरेटिव सेट करता रहता है कि बीजेपी 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है, 365 दिन वो इलेक्शन के काम करते हैं, तो फिर बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान काम तो यही है कि उसका अपोजिशन जो है वो उसका प्रचार करता रहता है, कोई परेशानी। दूसरी चीज, सत्ता बहुत सारी चीजों की चाबी होती है। सत्ता के साथ में बहुत सारे ऐप दब जाते हैं, और जिन लोगों के पास सत्ता नहीं होती उनके सारे ऐप नजर आते हैं। ये बहुत सिंपल चीज है, सत्ता चाशनी है। इलेक्शन प्रबंधन की अगर हम बात करें और आपको लग रहा है कि साहब बीजेपी ने कोई बहुत बड़ा प्रबंधन कर रखा है और बाकी पार्टीज ने ऐसा नहीं किया, तो उसमें आप तीन फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं टेक्निकली। और पहली बात तो ये कि नोटबंदी के बाद से जो फाइनेंशियल क्लाउड है, ये जो फाइनेंशियल बैलेंस है, वो एक पार्टी की तरफ झुक गई, और खाली बीजेपी को कुछ नहीं करना पड़ता। इलेक्शन में पैसे का आपको मालूम है कितना इस्तेमाल हुआ है। दूसरा फायदा उन्हें ये मिलता है कि सत्ता उनके पास है, तो ईडी उनके पास है। वो अपोजिशन पे ना पैसा, एक तो पैसा नहीं है, और अगर कोई फाइनेंस आ जाए तो उसके घर के दरवाजे पे आप सीबीआई भेज दीजिए, रेड करा दीजिए, उसका मतलब फाइनेंस का पूरा सोर्स खत्म कर। फिर तीसरा, जो प्रबंधन की जो आप बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि साहब वो 2 साल पहले, वो उनके पास लग्जरी है। वो 2 साल नहीं, 3 साल पहले, 4 साल पहले भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, उन पर फर्क नहीं पड़ता। अपोजिशन ये वाला रिस्क नहीं ले सकता है। अपोजिशन में हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। कांग्रेस में बात चली कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को चेंज किया जाए और गांधी परिवार के बाहर का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष। चिदम्बरम का नाम आया, चिदम्बरम जेल में थे कुछ दिन बाद। उसके बाद में शशि थरूर का नाम आया, उनके उनके 4 मुकदमे निकल के पुराने चले आए। आप ये बताइए, अपोजिशन पार्टीज में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो 2 साल पहले जिसका नाम डिक्लेयर कर दिया जाए और वो इलेक्शन तक उस पार्टी में टिका रह जाएगा, या वो इलेक्शन में टिका रह जाएगा। अभी एमएलसी में आपने देखा है, पर्चे छिन गए, उनके घरों पे जाके उनके घरों में कैद हैं, फरार हैं। उससे पहले हमने पंचायत चुनाव में देखा, जिसने हिम्मत की, या तो जिला पंचायत इलेक्शन में या ब्लॉक प्रमुखी में, या तो गायब कर दिया गया कैंडिडेट, या उसका पर्चा गायब हो गया, नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। जब इतना वन साइडेड इलेक्शन है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई कोई पार्टी कैसे रिस्क लेके 2 साल पहले अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दे और इस बात को तैयार हो जाए कि भाई हम इलेक्शन लड़ने के मोड में। जिस दिन इलेक्शन लड़ने के मोड में आते हैं, उस दिन उसके घर पे 6 मुकदमे होते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो मुकाबला है वो इसलिए नहीं है। मजे की बात यह है कि इन सब चीजों को दरकिनार करके जब हम बात करते हैं कि बीजेपी 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है, अमित शाह तो ऐसा कर रहे हैं, उनका तो बहुत बहुत बढ़िया प्रचार है, आप अल्टीमेटली उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। उनके जितने पाप हैं सब पे पर्दा पड़ जाता है। उनकी जितनी जितनी नेगेटिविटीज हैं, किसी पे कोई डिस्कशन नहीं है। सिर्फ डिस्कशन एक बात का है कि साहब उनका प्रबंधन बहुत अच्छा। प्रबंधन देखिए ना, मायावती का क्या, मायावती को कैसे उन्होंने लूप में लिया है। आपको लगता है कि दलित वोट हवा में ऐसे ही चला गया उठ के? दलित वोटर्स का आप ग्राउंड पे जाके देखिए। खाली ऐसा नहीं है कि वो राशन के झोले पे बेचारा वो गरीब आदमी उठ के चला गया और आपने कह दिया कि वो साहब राशन का बड़ी अच्छी स्कीम थी, पहले भी चलती। अल्टीमेटली जब एक आप लाभार्थियों की सो कॉल्ड लिस्ट लेके उसके घर के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाएंगे कि तुम्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा मिला है, तुम्हारे घर में कितने वोट हैं, अगर तुमने वोट नहीं दिया हम तुमसे रिकवरी करा देंगे, तुम्हारे घर पे बुलडोजर घूम के आएगा, आप डर बिठा रहे हैं, फियर फैक्टर आप भूल जाते हैं। आप हमेशा ये कहते रहिए कि बीजेपी का चुनाव प्रबंधन बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ मुझे सत्ता दे दीजिए आप, मैं अगर ये सब करूंगा, कल कल मेरा प्रबंधन भी बहुत अच्छा है। अल्टीमेटली ये लोकतंत्र की बातें नहीं है। जब आप लोकतंत्र पर डिस्कशन करें तो लोकतांत्रिक मेथड से बात कीजिए। आप ये बात कीजिए कि लोकतंत्र, ये इक्वालिटी का इलेक्शन हो रहा है या बराबरी में चुनाव हो रहा है। जब लोकतंत्र है ही नहीं और लोकतंत्र की कोई वैल्यू फॉलो ही नहीं हो रही है, कोई नॉर्म फॉलो नहीं हो रहा, फिर आप कहते रहिए कि साहब उनका प्रबंधन बहुत अच्छा है। इलेक्शन करा क्यों रहे हैं? इलेक्शन खत्म कर दीजिए, ऐसे ही उनसे कह दीजिए कि भाई आप सरकार बना लीजिए, आप उठा के, तो जरूरत ही नहीं है फिर उसमें दूसरी चीज की। तो इन सब चीजों को डिनाई करके और आप सारे इतने सारे इश्यूज को, मतलब आपको ये नहीं पता कि भाई ऑपोजिशन का कोई कैंडिडेट क्या नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता। 2 साल पहले अगर वो इलेक्शन की तैयारी करेगा तो उसके साथ में क्या होने वाला है, 2 साल बाद वो इलेक्शन लड़ने लायक हालत में होगा भी या नहीं होगा। जी। जी। वो वोटर लिस्टों में देखिए, आप देखिए कि पूरे पूरे कम्युनिटीज के, आप बूथ पे जाके देखिए, 5-5 8-8 हजार वोट के कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे गायब थे। तो ये प्रबंधन नहीं है, ये कुप्रबंधन कहलाता है, जिस कुप्रबंधन को आप इग्नोर करके फिर आप कहते हैं कि साहब उनका प्रबंधन बहुत अच्छा है। तो अल्टीमेटली आप उनके पाप पे पर्दा डाल रहे हैं, उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं, आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर लोकतंत्र की इसमें कोई बात
जी। को याद हो तो इलेक्शन में भी जब चर्चा हो रही थी, हमने यही बात कही थी कि अखिलेश यादव के पीछे जो भी वोट पोलराइज हो रहा है या जो भी लोग आए, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के वोटर थे या किसी विचारधारा से प्रभावित हो। वो बदलाव का वोट था, जनता विपक्ष की भूमिका में थी, जो लोग परेशान थे उन्हें उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प है। मायावती उस जमाने में एक्शन में नहीं थी और कांग्रेस के पास संगठन, लोगों को ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस का संगठन अभी बीजेपी को चैलेंज करने की पोजीशन। उस बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर और ये सब लोग, ये इंद्रजीत सरोज, इन लोगों ने ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। उससे पहले भी अखिलेश यादव का कोई बहुत ऐसा वो ज्यादा नहीं था। अगर उस जमाने की अगर आप ध्यान दें तो समाजवादी पार्टी के लिए कोई ये मान के नहीं चल रहा था कि 100 या 110 सीट भी ले आएगी। अल्टीमेटली एक वो एक शिफ्ट हुआ लोगों के आने से, जुड़ने से, तो ये लगा कि भाई पिछड़ों का पोलराइजेशन हो रहा है और पिछड़ा बनाम अगड़ा अगर इलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है, यूपी में 41% ओबीसी कास्ट है, 19% दलित। अगर उनका पोलराइजेशन किसी पार्टी के पक्ष में होगा तो मुस्लिम्स के पास तो ऑप्शन ही नहीं था, तो उन्हें लगा कि भाई ये विनेबल है तो इनके पीछे चले जाइए। तो उस वजह से जो 38% वोट है उसमें जयंत चौधरी बता दें साहब, पिछले 5 साल में कितनी बार वहां जाट मुस्लिम, मुजफ्फरनगर राइट्स के बाद में कहाँ कितनी जगह उन्होंने जाके, उनके बाप के बाद में कोई अता पता नहीं था उनका। मुलायम सिंह यादव जितना कॉन्स्टिट्यूंसीज में या जितना उनका लोकल एक ऑरा है, उसके मुकाबले पे अखिलेश यादव बता दें कितने लोगों को कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं या कितने लोगों को जानते हैं। शादी के फोटो डाल देने से या किसी के 13वीं का भोज खा लेने से या ट्विटर पे फोटो डालने से पॉलिटिक्स अल्टीमेटली नहीं। ये जरूर था कि भाई लोगों में गुस्सा था, किसान आंदोलन कह लीजिए, कोविड काल की जो मौत हुई उसका भी मसला था, बहुत सारे इशू थे जो 37-38% के बीच में जो भी वोट पोलराइजेशन हुआ। और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य इलेक्शन हार भले ही गए हों, या मान लीजिए कि राजभर के पार्टी ने तो खैर अपनी सीटें जीत ली या और भी लोग, लेकिन उनका एक इम्पैक्ट हुआ। तो एक नैरेटिव बना के भाई ये मेन अपोजिशन पार्टी है, ये मजबूत है, तो ये बीजेपी को शिफ्ट कर सकते हैं या ये सत्ता से डिपोज कर सकते हैं, इसलिए लोगों का एक बड़ा तबका उधर गया। अब जब हम 2024 की बात करते हैं तो आप, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी उस लेवल पे अभी, या मतलब चैलेंज करने की पोजीशन में है? या मान लीजिए एक समाजवादी पार्टी पे लोगों ने सारा पूरा जोर लगा के देख लिया और उन्हें लगा कि, बहुत सारे लोगों का विश्वास हटा है कि भाई समाजवादी पार्टी तो हम सब पूरा 100% वोट करके या इनके पीछे पूरा पोलराइजेशन करके भी नहीं जीता पाया, क्योंकि इनके पास कोई दूसरे तीसरे कम्युनिटी का वोट नहीं था। यादव बेल्ट में बहुत सारी सीट्स ऐसी थी जहां जहां उनका वोट में स्प्लिट हुआ। जाटों में जहां जाट कैंडिडेट आ गया वहां जयंत चौधरी को नहीं मिले वोट, उनके बीजेपी के जाट कैंडिडेट जीत गए। तो अल्टीमेटली जब जाति आधारित पॉलिटिक्स जब करेंगे तो वहां ये वाला रिस्क रहेगा। अब 2024 में जैसे मलिक साहब ने भी कहा बीच में कि कांग्रेस को, अगर लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से टक्कर देने की पोजीशन में है, तो लोग एक बार ये भी सोच सकते हैं कि चलिए एक बार इधर भी जाके देखें। एक तो ये वाला मसला है। फिर राजनीति में 2 साल का जो पीरियड है वो बहुत लंबा है। कई बार घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, बीच में कोई इंसिडेंट आ जाता है जिससे पूरा पॉलिटिकल शिफ्ट इधर से उधर हो जाए। मान लीजिए कोई दलितों के साथ कोई इंसिडेंट हो जाए और मायावती डिसाइड कर लें कि मैं आज अपना घर छोड़ के और मैं सड़क पे आके आ जाऊंगी, और वहां वो जेल चली जाए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव इस पोजीशन में बैठे रहेंगे 2 साल बाद जहां आप हैं? या मान लीजिए कांग्रेस के वर्कर्स हैं, अभी वो पंजाब हारे हैं, उसके बावजूद देखिए अब उनके यहाँ उनका वर्कर कल लड़ते हुए उसका मर्डर हो गया, इकबाल सिंह का, पंजाब के अंदर। और जगह है मतलब लग रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। तो अखिलेश यादव के साथ में इशू ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि भाई नैरेटिव पे लोग इलेक्शन में हमारी पार्टी के सपोर्टर थे, तो ये विचारधारा वाला वोटर तो था। और विचारधारा वाला वोटर तब होता जब उन्होंने ओबीसी की पॉलिटिक्स की होती, या उन्होंने माइनॉरिटीज के इशूज पे कभी बोले होते। कभी पूरे 5 साल में बता दीजिए कभी माइनॉरिटीज के इशू पे, किसानों के इशू पे, यादवों के इशू पे, या दलितों पे जो एट्रोसिटीज हुई है या लोगों के साथ जुल्म हुए उस पर कभी उनकी जबान। अब अगर यही हाल रहता है तो 5 साल बाद या 2 साल बाद कोई क्यों बार बार उन्हें वोट देगा? एक बार दे के देख लिया, ठीक है, हो गया, नहीं हुआ, थैंक यू, बाय बाय। तो इन सब चीजों को समझना होगा, इन सब चीजों से निकल के आना होगा, और इस मुल्क में ये मान के चलिए जिस पार्टी से आपका मुकाबला है वहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे या नैरेटिव पे इलेक्शन नहीं होने वाला है। इस मुल्क में दो तरह के लोग सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, या तो गांधी स्वयं आ जाए या कोई संजय गांधी जैसा आदमी आ जाए जो उसी तरह से या उसी कलाकारी से या उसी तरीके से उसे अपोज कर। तो अब
गांधी ढूंढ के लाइए या संजय गांधी ढूंढ के लाइए, उसके अलावा आसानी से आपको लगता है कि आप बीजेपी को डिपोज कर देंगे या कोई बहुत बड़ा डेंट कर देंगे या इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, तो ये खुशफहमी हो सकती है। हमें नहीं लगता कि अभी जो माहौल है, क्योंकि अब दूसरी चीज जैसे बार बार कहते हैं कि लोग जन आंदोलन करना चाहिए, करना चाहिए, ये भी एक इशू है। मुद्दा ये है कि जब रूलिंग पार्टी के साथ में एक मेजोरिटी, एक भीड़, एक बड़ा तबका वो अपनी पार्टी माने बैठा, आप जन आंदोलन करने जाएंगे 2000 2500 आदमियों के साथ में अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका जो जो बची हुई हवा है वो भी खत्म हो जाएगी। लोग घर से निकले, मतलब दोनों दो तरफ का मसला है। लोग एट्रोसिटीज झेल रहे हैं, लेकिन वो सत्ता का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। सारे सवाल उनके अपोजिशन से, सत्ता से आज तक लोग जब तक लोग सवाल करना शुरू नहीं करेंगे, तो अपोजिशन का लीडर समझता है कि भाई ये मुझसे सवाल कर रहा है, सत्ता से सवाल नहीं कर रहा, तो सत्ता से लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ये भी एक इशू है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इन सब हालात के बावजूद, या छल कपट या साम दाम दंड भेद जो भी हो रहा है, उसके बावजूद आप ये सोच के नहीं बैठे रह सकते कि भाई अब इन्हें हटाना मुश्किल है, या हमारे पास फाइनेंशियल क्लाउड ऐसा नहीं है कि हम इनका मुकाबला कर सकें, या लोगों का समर्थन हमें उस लेवल पे नहीं है कि हम इनका मुकाबला करें, या उस तरह का छल कपट हम नहीं कर पाए। तो फिर तो पॉलिटिक्स छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि आपको इन सब का सामना करना पड़ेगा। आपको सत्ता चाहिए, या सत्ता से डिस्प्लेस अगर बीजेपी को करना है, तो वो सब करना पड़ेगा उन सब कामों के अलावा जो भी आप कर रहे हैं। जी अभी जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जैगम। हाँ, नहीं, यही बात है कि भाई अब लोगों को जो है दो चीजें आपको करना पड़ेगा। अभी तक जो आपने किया है, या जो भी आप अभी कर रहे हैं, उसे भी खत्म कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, आपने आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो गलत। आप कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकते 2 साल पहले, आपको रिस्क है पार्टी छोड़ के भाग जाएगा, तोड़ लिया जाएगा, या फिर मुकदमे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली पार्टी के अंदर डिसाइड हो सकता है कि भाई अगली सीट पर आप तैयारी कर लीजिए। इस मामले पिछले इलेक्शन में गेम हुआ उनके साथ में, उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट, मैं कम से कम 15-16 सीट गिना सकता हूँ, जहां पर 1 साल 2 साल पहले कैंडिडेट से कह दिया गया कि आप इलेक्शन लड़ लीजिए, लास्ट मोमेंट पर उसका इलेक्शन में टिकट काट दिया गया। दूसरी पार्टी से आया, आपने टिकट दे दिया, वो विचारधारा का आदमी नहीं है। अभी अभी इसमें भी यही इशू हुआ कि आपने बगैर विचारधारा देखे और बगैर आपने पार्टी की उसका समर्पण देखे टिकट बांट दिए। एमएलसी में आपने नरेश अग्रवाल के आदमी को जो है टिकट थमा दिया, और आप समझ रहे थे कि ये मेरे लिए इलेक्शन जीत के आएगा। वो इलेक्शन से पहले उसने अपना पर्चा ही वापस कर दिया। तो इस तरह के इशूज आपको झेलने पड़ेंगे भाई। और इन सब चीजों से आपको छल कपट, साम दाम दंड भेद, इन सबको, मतलब मैकियावेली ने जो कहा, एक निकोलो मैकियावेली की जो एक व्याख्या है राजनीति के लिए, वो कहते हैं कि भाई जो प्रिंस है, जो प्रिंस के लिए उनकी सलाह, वो कहते हैं कि उसे दो चीजें, कि उसे लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए ताकि उसके लिए जो फंदे बिछाए जा रहे हैं उनकी पहचान कर ले, और प्रिंस को शेर की तरह मजबूत होना चाहिए ताकि वो फंदों में फंस जाए तो उन फंदों को तोड़ के निकल सके। और अगर ये दोनों काम नहीं कर सकता, तो फिर वो सत्ता का हकदार किसी हाल में नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।